हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। और आज हम फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, खिड़की से। जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़ा उसी का ये सेकंड पार्ट है और उसी की आगे की यात्रा है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 16 मई से यात्रा शुरू हुई थी और आज हो गया है 17 मई और घड़ी में बजे हैं 7:30। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। यानी वो कहाँ पहुंच चुके हैं? वो पहुंच चुके हैं मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। यानी आपको यहाँ क्या बताया गया है कि यहाँ क्या है? मडगांव। और मडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जो इनडायरेक्टली यहाँ बताए जा रहे हैं और यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो वहाँ की मिट्टी है, गोवा के आसपास की जो मिट्टी है वो कैसी है? वो लाल मिट्टी है। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र है। हवा ठंडी है। अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, ट्रकों, कारों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है। और अक्सर ऐसा हम देखते भी हैं, जहाँ पर फाटक होते हैं वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां जल्दबाजी में वो लोग बाइक वगैरह लेके या साइकिल वगैरह लेके फाटक के नीचे से निकलते हैं। हालांकि वो चीजें सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुर्घटना उससे घट भी सकती है, इसलिए ऐसा ना करें। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो दोस्तों, जब लंबा सफर कहीं होता है तो कहीं कहीं ऐसा लगता है बराबर वाली ट्रेन हमारी ट्रेन के बिल्कुल नजदीक आ गई है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ हो गई। यानी चलती हुई ट्रेन में डिब्बे गिनना बहुत ही मुश्किल है। चर्चा करो। अब देखिए 7:30 से अब बज चुके हैं 8:30। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? सोचना क्या है? गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई। खड़खड़ खड़खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। देखिए खड़खड़ की आवाज एकदम से तब आती है जब ट्रेन किसी पुल के ऊपर से गुजरती है, तो वहां पर खड़खड़ खड़खड़ एकदम ट्रेन की आवाजें बदल जाती हैं। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। यानी जब कोई ट्रेन पुल के ऊपर से जाएगी तो वहां क्या होगा? उसकी आवाज बदल जाएगी। ठीक है। कितना बड़ा था वह पुल! पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज भी इतनी अलग थी। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। बिल्कुल, जब नदियों के ऊपर जो पुल होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे ये नदी बह रही है और ऊपर ये पुल बने हुए हैं। ठीक है। और जब ऐसे पुल से कभी ट्रेन गुजरती है, जो रेलवे ट्रैक बने होते हैं, तो वहां पर आवाज बदल जाती है।
नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। ये देखिए ये पुल कैसे बना हुआ है, ठीक है। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ रेलवे का पुल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी वगैरह जाने के लिए पुल है। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। चलिए, अब 17 मई, बज चुके हैं 11:30। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेट कर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बहुत अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। यानी अचानक से अंधेरा हो जाने का मतलब क्या है यार, कहीं ना कहीं ट्रेन क्या है कि सुरंग में एंट्री कर चुकी है। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी। वह पर बाहर बिल्कुल गुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग से गुजर रहे थे, ठीक है दोस्तों। सुरंग से जब गाड़ियां जाती हैं तो अंधेरा हो जाता है। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है, ठीक है। जब ट्रेन जब गुजरती है सुरंग के अंदर से तो उस समय बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। इस बात को नोट कर लें। तुम क्या सोचते हो, इतनी सुरंगों और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं? इस बारे में बच्चों से डिस्कस करेंगे हम क्लास के अंदर। ओमना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र कॉपी में बनाओ। चलिए, कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल न होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियां कैसे पार करती। अब 17 मई और बज चुके हैं 12:15। अब दोपहर हो गई है। हमने उद्दीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था, यानी इडली वड़ा, अब कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँच चुके हैं साउथ में। यहाँ पे आपको शुरू हो जाता है खाने में इडली वड़ा। उसे खाया। वहाँ हमने के हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। यानी साउथ की तरफ आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो केले मिलेंगे वो छोटे होते हैं और बहुत ही मीठे होते हैं। और वहाँ पर दर्जनों में नहीं, किलो में केले मिलते हैं। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया है। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। यानी अब जैसे ही आप साउथ में एंट्री करते हैं तो वहां से आपको नारियल के पेड़ दिखने शुरू हो जाता है। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। दोस्तों देखिए, वहाँ चावल की खेती होने का कारण ये है क्योंकि वहाँ पर सामान्य टेम्परेचर होता है 20 से 25 के बीच, और वहाँ वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है। और यहाँ पर साल में 3 बार साल में 3 बार चावल की खेती कर ली जाती है, ठीक है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ये तो आप आजकल साउथ की मूवियाँ बहुत आती हैं, आप उनमें देख ही सकते हैं कि यहाँ क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों में उतर गए और कुछ और लोग चढ़े भी हैं। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुंचेंगे। यानी इन्हें जाना कहाँ है? इन्हें जाना है कोझिकोड, ठीक है। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगा होगा।
ठीक है, यानी सुनील और उसका परिवार कहाँ जा रहा है, उसका हो जा रहा है कोझिकोड। ठीक है, चलिए पता करो कि ये भाषाएं किन राज्यों में बोली जाती हैं। यहाँ मैंने पहले ये राज्य फिल कर दिए हैं टाइम बचाने के लिए। देखिए यहाँ भाषाएं लिखी हैं और यहाँ स्टेट है, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। मलयालम, मलयालम बोली जाती है केरल में, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, गुजराती बोली जाती है गुजरात में, और कन्नड़ बोली जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, अब देखिए रात के 9:30 बज चुके हैं। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। यानी आप देखिए वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वलीअम्मा के घर जाएंगे। यानी वलीअम्मा, वलीअम्मा बोलते हैं मलयालम में जो माता जी की बड़ी सिस्टर हैं, जो हमारी मम्मी की बड़ी सिस्टर हैं, उन्हें मलयालम में वलीअम्मा बोलते हैं। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमुम्मा के गांव में रवाना होंगे। और यानी अमुम्मा बोलते हैं नानी को। सभी बहुत थक गए हैं, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे कितना लंबा सफर तय किया है हमने, पर मजा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अमुम्मा के घर पहुंचकर ही फिर डायरी लिखूंगी। ठीक है, तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। माँ की माँ को नानी, पिताजी की बहन को बुआ जी, और पिताजी की माँ को दादी बोला जाता है। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, और अमुम्मा अपनी माँ की माँ को कहते हैं, यानी नानी को वलियम्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 और 7 दोनों एक ही चैप्टर के पार्ट थे, जिसे 2 भागों में हमने पढ़ा है। और आई थिंक आप सभी को इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया होगा, और ये यात्रा आपको भी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहता हूँ विदा, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कुछ कमियां हैं तो मुझे बताते रहें कमेंट बॉक्स में। मैं फिर से मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर। थैंक यू सो मच।